चैप्टर 101 एरे कार्वर चुवेई। चैप्टर 101 एरे कार्वर चुवेई। बूढ़े आदमी को उठते देख लो शेन भी तुरंत उठ गया। लो शेन की सीट के आसपास बैठे लोगों ने अभी अभी दोनों के बीच की बातचीत सुनी थी और वे चुपके से उस बूढ़े आदमी की पहचान का अंदाजा लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर शहर के मालिक लो शेन उस बूढ़े आदमी का इतना सम्मान करते थे। मुझे लगता है कि वह एक बड़ा शॉट है। शायद वह शाही राजधानी या किसी मशहूर बड़े शहर से आया था। बूढ़ा आदमी चुवेई की जगह की ओर चला और लो शेन सम्मानपूर्वक उसके पीछे पीछे चला। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और चुवेई को देखने लगे। यहां तक कि शिष्टाचार वाली महिला भी डील कहना भूल गई। अच्छा आदमी, इस चुवेई की असल में शहर के मालिक से लड़ाई हो गई। यह बूढ़ा आदमी अमीर लगता है। शहर का मालिक भी इज्जतदार है। लगता है उसे चुवेई पसंद नहीं है। चुवेई चुवेई, तुमने मेरे सामने कई बार नाटक किया है, इस बार तो तुम दीवार से टकरा गए हो। ऐसा लगता है कि इससे पहले कि मैं इसे खुद करूं, आपको पहले किसी से इसे साफ करवाना होगा। दूर खड़े लिन वेई इस समय बदला लेने की खुशी से भर गए और उन्होंने जोर से कहा, शहर के मालिक, यह चुवेई जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। यह आपके लिए बहुत मुश्किल है। लिन वेई ने देखा कि लो शेन का चेहरा फिर से काला पड़ गया है और उसे तुरंत लगा कि उसकी मदद बहुत अच्छी थी। चुवेई, इस बात पर निर्भर करता है कि इस बार आपका क्या हाल होता है। चुवेई, जो अपनी सीट पर बैठा था, वह भी खड़ा हो गया। जो बूढ़ा आदमी पास आ रहा था वह बहुत खतरनाक था। उसकी तेज इंद्रियों ने पहले ही यह भांप लिया था और चुवेई लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि इस बूढ़े आदमी ने उसे खतरनाक महसूस कराया। चुवेई शाकाहारी नहीं था। अगर लड़ाई होती तो यह पक्का नहीं था कि कौन मरेगा। चुवेई का रिएक्शन देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान रह गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि चुवेई की समझ इतनी तेज होगी। उसने चुवेई को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया जैसे वह कोई सामान देख रहा हो। चुवेई भी यह देखकर हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी उससे दुश्मनी नहीं रखता था। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा सरनेम वांग है और मेरा नाम जिंग है। आप मुझे मिस्टर वांग कह सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है। चुवेई। यह छोटा दोस्त चुवेई निकला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या छोटा दोस्त चुवेई एक फॉर्मेशन मास्टर है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बूढ़े आदमी ने चुवेई को और भी ज्यादा संतुष्टि से देखा। उसके आसपास के लोग कंफ्यूज थे, यहां तक कि चुवेई के बगल में टैंग मायर भी। असल में चुवेई ने बूढ़े आदमी की चीजें तोड़ दी थीं और बूढ़े आदमी को चुवेई के लिए परेशानी खड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी की हालत बिल्कुल अलग थी। वही मैंने अपने छोटे दोस्त को भी कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक फॉर्मेशन कार्वर हूं? चुवेई ने पूछा। यह बात कि वह एक फॉर्मेशन कार्वर है ताइयुआन शहर में अभी तक फैली नहीं होगी और यहां तक कि तांग मायर को भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। मेरा अंदाजा है कि जुआंगन की सबसे बड़ी वैल्यू फॉर्मेशन को स्टेबल करना है। आम लोग हथियारों को रिफाइन करने के लिए जुआंगन खरीदने पर कभी भी 3 मिलियन खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि 3 मिलियन में बेहतर हथियार रिफाइनिंग मटेरियल खरीदा जा सकता है, और आप 5 मिलियन भी दे रहे हैं। हाँ, चुवेई ने सिर हिलाया। पता चला कि उसने इसी आधार पर यह फैसला किया था और सोचा था कि वांग जिन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे हैरानी है कि चुवेई, जो एक फॉर्मेशन कार्वर है, अब किस लेवल पर पहुंच गया है। हथियार रिफाइनर की तरह फॉर्मेशन कार्वर भी लेवल 1 से लेवल 9 तक के होते हैं। बेशक अगर वे जनता से पहचान बनाना चाहते हैं तो एरे कार्वर को भी असेसमेंट के लिए प्रोफेशन कार्विंग मास्टर्स यूनियन जाना होगा। असेसमेंट और रेटिंग पास करने के बाद ही वे तय कर सकते हैं कि वे किस लेवल के हैं। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है। आखिर ताइयुआन शहर में टेस्ट देने की कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मेशन मास्टर का टॉप हूं। चुवेई को लगभग कोई ख्याल नहीं आया। आखिरकार सिस्टम ने कहा है कि वह सभी फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन बना सकता है, जो बेशक फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन मास्टर का पीक लेवल है। जब वांग जिन ने यह सुना तो उसकी आंखों में यकीन नहीं हुआ। भले ही वह पहले लेवल के पीक पर था, लेकिन वह अभी अभी दूसरे लेवल पर पहुंचा था। चैप्टर 102 सेकंड लेवल एरे कार्वर। चैप्टर 102 सेकंड लेवल एरे कार्वर। फॉर्मेशन एनग्रेवर सभी प्रोफेशन में सबसे मुश्किल है और यह एकमात्र ऐसा प्रोफेशन भी है जिसमें मजबूत कॉम्बैट पावर है। पूरे ताइयुआन शहर में सेकंड लेवल रिफाइनर हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन एनग्रेवर भी नहीं है। फॉर्मेशन एनग्रेवर की रेरिटी को इस तरह बताया जा सकता है। फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन एनग्रेवर की तुलना सेकंड लेवल रिफाइनर से की जा सकती है, जो इसकी रेरिटी और गरिमा दिखाने के लिए काफी है। मुझे हैरानी है कि क्या चुवेई, मेरे युवा दोस्त, इसे दिखाने में कोई दिक्कत महसूस करेंगे। वांग जिन उम्मीद से भरे हुए दिखे।
चू वेई को नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे एक दयालु बूढ़े आदमी की भावना दी और बहुत विनम्र था। चू वेई को भी अच्छा लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है। चू वेई ने अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी डाली और फिर अपने सामने पेंटब्रश की तरह कुछ बनाया। जल्द ही चू वेई ने एक ट्रांसपेरेंट पेंटागोनल स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन बना दिया। जब चू वेई नक्काशी कर रहे थे तो पहले से चहल पहल वाला ऑक्शन हॉल अचानक बहुत शांत हो गया और सबकी नजरें चू वेई के हाथों पर थीं। उन्होंने पहले सिर्फ नक्काशी करने वाले के तरीकों के बारे में सुना था और इस बार उन्होंने इसे पहली बार देखा। फॉर्मेशन ने आकार ले लिया और चू वेई धीरे से चिल्लाया, स्पिरिचुअल तलवार बन गई है। चू वेई के सामने बनी स्पिरिचुअल बनावट तुरंत 2 मीटर से ज्यादा लंबी कई स्पिरिचुअल तलवारों में बदल गई और फिर चू वेई के सुपर कंट्रोल में 2 बार लोगों के सिर के ऊपर से उड़ी और फिर चू वेई ने अपना हाथ हिलाया और स्पिरिचुअल तलवारें गायब हो गईं। अच्छा, अच्छा, कितना अच्छा पौधा है। वांग जिन का चेहरा खुशी से भर गया। तुम इतनी कम उम्र में फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन मास्टर बन गए हो, मुझे डर है कि तुम बड़े शहर में भी जीनियस हो। हाँ हाँ। वांग जिन की जोरदार हंसी ने पूरे ऑक्शन वेन्यू का सन्नाटा तोड़ दिया। क्या चू वेई सच में एक फॉर्मेशन मास्टर है? मौके पर किसी ने फुसफुसाया। चू वेई ने अभी जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तलवार में बनाया था वह सबकी नजर में बिल्कुल भी हाई एंड नहीं लग रहा था। आखिर पूरे ताइवान शहर में कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं था, इसलिए उनके लेवल का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सका। कौन जानता है, हमने तो सिर्फ फॉर्मेशन मास्टर्स के बारे में सुना है। अरे क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ा आदमी गलत है? मैंने सुना है कि फॉर्मेशन मास्टर बहुत कम होते हैं। चू वेई बहुत छोटा है, वह पहले एक वेपन रिफाइनर था और अब वह एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? जब लुओ शेन ने यह सुना तो वह चिल्लाया, तुम्हें क्या पता? मिस्टर वांग फॉर्मेशन मास्टर यूनियन के मेंबर हैं। उन्होंने जो कहा वह सही है, बिल्कुल सही है। अब तुम्हारी बारी है अंदाजा लगाने की। हाँ हाँ। पहले बात करने वाले 2 लोग डर गए थे। शहर के मालिक के तौर पर लुओ शेन की बहुत इज्जत है। पूरा ऑक्शन हॉल एक पल के लिए धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। हर किसी की नजरें कभी कभी चू वेई पर जा रही थीं। यहां तक कि परिवार के कई मुखिया जो पहले चू वेई को कुछ घमंड से देखते थे, उनकी नजरें भी अब कम घमंडी थीं। यहां तक कि वांग जिंग जो शहर के मालिक का सम्मान करते थे, चू वेई को एक अच्छा बच्चा मानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अब इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑक्शन हॉल के किनारे खड़े लिन वेई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो बस आग को हवा दी थी, यह सोचकर कि यह बूढ़ा आदमी चू वेई से निपट लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वह उसकी तारीफ करेगा। छोटे दोस्त चू वेई, मैं शुरू में तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता था। वांग जिंग जो भीड़ के बीच में था फिर धीरे से बोला। जब लुओ शेन ने यह सुना तो उसकी आंखें बेचैन हो गईं और उसने कहा, मिस्टर वांग, मेरे बेटे। लुओ शेन ने अपने बेटे लुओ पेंग को वांग जिंग को अपना गुरु मानकर पूजा करने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन अचानक चू वेई कैसे आ गया? वांग जिंग ने हाथ हिलाकर लुओ शेन को अपनी बात सुनने का इशारा किया, लेकिन अभी छोटे दोस्त चू वेई का परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि चूंकि छोटा दोस्त चू वेई पहले से ही फर्स्ट लेवल पीक फॉर्मेशन एनग्रेवर है, तो मैं जो अभी सेकंड लेवल फॉर्मेशन एनग्रेवर में आया हूं, डरता हूं कि मैं तुम्हारा टीचर बनने के लायक नहीं हूं। लुओ शेन हैरान रह गया। वांग जिंग को सच में लगता था कि वह चू वेई का टीचर बनने के लायक नहीं है। क्या यह चू वेई सच में इतना बड़ा राक्षस हो सकता है? अध्याय 103 गर्वित छात्र चू। अध्याय 103 गर्वित छात्र चू। आप जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वांग जिन को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करना चाहते हैं। उन्होंने वांग जिन को यह देखने के लिए राजी करने में भी बहुत पैसा खर्च किया कि क्या उनका बेटा वांग पेंग उनका शिष्य बनने के काबिल है। लेकिन मैं आपको एक जगह जाने की सलाह दे सकता हूं। नानचेंग एरे कार्विंग मास्टर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट की तलाश में है। मुझे लगता है कि मेरी सलाह से वह आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हे भगवान! नानचेंग एरे कार्विंग मास्टर्स एसोसिएशन। वहां मौजूद लगभग सभी लोग चिल्ला उठे। इंपीरियल कैपिटल को छोड़कर यह एरे कार्विंग मास्टर्स एसोसिएशन की सबसे बड़ी ब्रांच है। नानचेंग एरे कार्विंग मास्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है? वह राजकुमार से सिर्फ एक लेवल नीचे है। अगर लुओ शेन जैसे शहर के मालिक की तुलना एक छोटे अधिकारी से की जाए तो नानचेंग एरे कार्विंग मास्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ऐसे सैकड़ों छोटे अधिकारियों को मैनेज कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ताइवान शहर के लोगों के लिए बस एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ऊंचा है। लेकिन चू वेई के पास अब ऐसा मौका है। किसी ने असल में चू वेई को शिष्य बनाने की सलाह दी है। अगर चू वेई को सच में प्रेसिडेंट शिष्य मान लेते हैं तो यह सोचा जा सकता है कि भविष्य में लुओ शेन जैसे शहर के राजा चू वेई को देखकर सिर हिलाएंगे और झुकेंगे।
मैं अभी नहीं जाना चाहता, चू वेई ने हल्के से कहा। उसका अभी का लक्ष्य जंगल में बड़ी तलवार है। वह दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता। इसके अलावा चू वेई के लिए शिष्य बनना ज्यादा लुभावना नहीं है। आखिर वह एक सिस्टम वाला इंसान है। शिष्य बनो। शिष्य बनना असंभव है। मौके पर हंगामा मच गया। कोई इतनी अच्छी चीज को कैसे मना कर सकता है? हे भगवान, मिस्टर वांग, आप मेरे बेटे को क्यों नहीं देखते? मेरी बेटी भी बुरी नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो मैं आपको अपना गॉडफादर मान सकता हूं। नहीं तो आप रिकमेंडेड कैंडिडेट बदल सकते हैं। टैंग मायर, जो पास ही खड़ी थी, उसे तुरंत चू वेई पर तरस आया। यह छोटा चू हर चीज में अच्छा है, बस उसे बहुत घमंड है। कितना अच्छा मौका है, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझता। वांग जिन भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी अच्छी चीज को मना कर देगा, लेकिन वह दिल से मुस्कुराया। चूंकि चू वेई ने मना कर दिया है, इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अगर चू वेई एक दिन अपना मन बदल लेता है तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसने अपना फोन निकाला और चू वेई के लिए एक मोबाइल फोन नंबर छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, उसका फोन बज उठा। नमस्ते, मैं वांग जिन बोल रहा हूं। क्या? म्यूटेंट जानवर शहर पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा। वांग जिन ने जल्दी में फोन रख दिया और चू वेई से गंभीर चेहरे से कहा, चू वेई, मुझे सच में अफसोस है। तियानलान शहर में एक म्यूटेंट जानवर ने शहर पर हमला किया था। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन की ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी जाना होगा। जब हमें मौका मिलेगा तो हम फिर मिलेंगे। इसके बाद उसने चू वेई के लिए एक फोन नंबर छोड़ा और जाने वाला था। मिस्टर वांग, मुझे अपने बेटे के बारे में नहीं पता। वांग जिन ने लुओ शेन की तरफ देखा, कुछ देर सोचा और कहा, पहले उसे चू वेई से सीखने दो। अगर चू वेई को ठीक लगता है तो मैं उसे अपना ट्रेनी मान लूंगा। लुओ शेन हैरान रह गया, लेकिन वांग जिन ने उसे जवाब देने का समय नहीं दिया। उसने अपने पैरों पर एक रूहानी चीज को चमकते देखा और फिर पूरा इंसान एक भूतिया साये की तरह गायब हो गया और स्पीड इतनी तेज थी कि चू वेई चौंक गया। मुझे डर है कि मैं भी इतना तेज नहीं हो सकता। चू वेई ने चुपके से वांग जिन की स्पीड की तुलना की। हालांकि उसके पास 61 पॉइंट्स की फुर्ती थी, लेकिन स्पीड के मामले में उसी लेवल का कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वांग जिन की स्पीड अभी उससे भी ज्यादा थी। अभी अभी उसके पैरों पर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हुआ था। ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड भी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से जुड़ी है। पिछली बार जंगल में चू वेई एक बनावट उकेरने वाला बन गया था और उसने इसकी ध्यान से पढ़ाई नहीं की थी। चू वेई ने वापस जाकर फॉर्मेशन एनग्रेवर के प्रोफेशन की भूमिका और इस्तेमाल की स्टडी करने का फैसला किया, क्योंकि फॉर्मेशन एनग्रेवर सिर्फ सील करने और ताकतवर कॉम्बैट पावर रखने से कहीं ज्यादा है। वांग जिन के जाने के बाद लोगों की हैरानी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन कुछ आंखें बीच बीच में चू वेई को देख लेती। इस समय सभी को लगा कि चू वेई की ताकत बहुत ज्यादा है। वह कभी भी नानचेंग एरे मास्टर गिल्ड में जा सकता था, जिसका मतलब था कि चू वेई कभी भी किसी बड़े आदमी का शिष्य बन सकता था। आपको जल्द से जल्द ऐसे इंसान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। हो सकता है कि वह भविष्य में कुछ ही बातों में आपका ख्याल रख सके। एक परिवार का मुखिया चू वेई के पास आया। नमस्ते मिस्टर चू, मैं झो परिवार का मुखिया हूँ। हमारा परिवार कयुआन प्राइवेट बैंक की एक ब्रांच है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। झो परिवार चू वेई को नाम से नहीं बल्कि मिस्टर चू कहकर बुलाता था, जिससे चू वेई के प्रति सम्मान दिखाई देता था। यह झो होंग सच में बेशर्म है। उसने पहले कहा था कि चू वेई सिर्फ 16 या 17 साल का बच्चा है और कुछ खास नहीं है, लेकिन अब वह सबसे ज्यादा तेजी से उसकी चापलूसी कर रहा है। मौके पर मौजूद दूसरे परिवार के मुखिया ने झो परिवार के मुखिया झो होंग से नफरत की। अध्याय 104 बिग शॉट। अध्याय 104 बिग शॉट। लेकिन वह भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चू वेई के पास आया। मिस्टर चू, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं भी परिवार का मुखिया हूँ। हमारा परिवार एक अमृत की दुकान चलाता है। अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताएं और मैं आपको जरूर डिस्काउंट दूंगा। नहीं, मैं आपको दूंगा। यह भी जिंग भी एक प्लेबॉय है। वह पहले झो होंग की बात से सहमत था और उसे लगता था कि चू वेई कुछ भी नहीं है। बस मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि यह बच्चा बहुत खास है। मौके पर मौजूद बाई परिवार के मुखिया ने उन दो मुखियाओं को बुरा भला कहा जिन्होंने अभी अभी चू वेई का स्वागत किया था। उसी समय वह भी अपने कदम बढ़ाते हुए चू वेई के पास आया। नमस्ते मिस्टर चू, मैं बाई परिवार का मुखिया हूँ। बाई फेंग, मेरा परिवार एक माइनर है और मैं आपको अपने घर आने के लिए दिल से बुलाता हूँ। बाई परिवार, यह सरनेम बहुत जाना पहचाना है। वैसे क्या उसने पहले स्कूल गेट पर बाई जुन नाम के एक युवा मास्टर को नहीं पीटा था? मैंने सुना है कि वह बाई परिवार से था। जैसे ही चू वेई अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे,
दो और परिवारों के मुखिया चू वेई के पास आए और चू वेई का स्वागत करने के लिए उनमें होड़ लग गई। चू वेई को पहले बधाई देने के लिए दोनों परिवारों के मुखिया लगभग झगड़ पड़े। टैंग मायर, जो एक तरफ खड़ी थी, ने इन परिवार के मुखियाओं को देखा। वह कैसे नहीं देख पाई कि ये परिवार के मुखिया चू वेई की काबिलियत देखकर उसे खुश करने के लिए यहाँ आए थे। इस समय उसने मन ही मन आ भरी कि वह अभी भी बहुत शक्तिशाली है और उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि चू वेई एक खजाना है। इसी समय बाई जून, झो झो और दूसरे युवा मास्टर्स ऑक्शन हाउस के गेट पर आए। इन युवा मास्टर्स के पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सुना था कि आज ऑक्शन हाउस में बहुत रौनक है, इसलिए वे देखने आए थे। जैसे ही वे ऑक्शन हाउस में घुसे, उन्होंने एंट्रेंस से थोड़ी दूर पर लिन वेई को देखा। लिन वेई ने उन्हें पहले ही बाहर जाने के लिए कहा था, इसलिए जब उन्होंने इस समय लिन वेई को देखा तो किसी ने भी उनका अभिवादन नहीं किया। यह साफ था कि आज चू वेई की बात की वजह से उनका झगड़ा हुआ था। झो झो, इधर आओ, मिस्टर चू से मिलो। मिस्टर चू भविष्य में बड़े आदमी बनेंगे। दूर से एक आवाज जोर से सुनाई दी। यह झो परिवार का मुखिया झो होंग था, जिसने अपने बेटे झो झो का स्वागत किया जब उसे पता चला कि वह आया है। झो झो ने अपने पिता को वहां देखा और तुरंत वहां चला गया। उसी समय लोगों के एक ग्रुप ने झो होंग की जगह की खासियत भी देखी। ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं और अंदर और बाहर कई लेयर्स हैं। इसलिए उन्होंने भीड़ के बीच में चू वेई और मो कांगक्स्यू को नहीं देखा। पिताजी और बाकी लोग एक साथ भीड़ में हैं और मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। झो झो को अब कोई हैरानी नहीं होती। उसके पिता और दूसरे परिवारों के ये चाचा अक्सर ऐसे ही एक साथ इकट्ठा होते हैं। बाई जून, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हें मिस्टर चू से मिलना होगा, जो भविष्य के बड़े आदमी हैं। बाई परिवार के मुखिया बाई फेंग ने भी अपने बेटे बाई जून को दरवाजे पर देखा। ओह, बाई जून वहां आया। बी फैन, क्या तुमने नहीं देखा कि वे सब यहाँ हैं? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी आओ। टोंगजेन, तुम भी, क्या तुम अभी भी वहां अकेले खड़े हो? क्या तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है? जल्दी से आकर उस बड़े आदमी से मिलो। कई युवा मास्टर्स को उनके माता पिता ने बुलाया और चू वेई ने उन्हें घेर लिया। मुझे नहीं पता कि ताइयुआन शहर में कौन सा बड़ा आदमी आया है। भीड़ के बाहर कई युवा मास्टर्स मन ही मन बुदबुदा रहे थे। सब लोग रास्ता बनाओ, मेरे बेटे को अंदर आने दो। झो होंग ने चू वेई के आसपास की भीड़ को एक तरफ धकेलते हुए कहा, बेटा इधर आओ। ठीक है। झो झो वहां गया, लेकिन जब वह वहां गया तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने पाया कि जिस बड़े शख्स मिस्टर चू से उसके पिता ने उसे मिलने के लिए कहा था, वह चू वेई थे, जिनका उनसे अभी अभी झगड़ा हुआ था और उन्होंने एक थप्पड़ से लिन वेई के कई दांत तोड़ दिए थे। वह कैसे हैरान नहीं होता। मिस्टर चू, यह मेरा बेटा झो झो है। आप सब जवान लोग हैं, बाद में मेरे घर आइए, मैं झो झो को आपको ताइयुआन शहर में अच्छा समय बिताने के लिए ले जाने दूंगा। झो होंग का प्लान है कि झो झो और चू वेई के बीच कुछ रिश्ता हो, ताकि चू वेई की वजह से उसके बेटे का भविष्य अमीरी की राह पर हो। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा। यह सोचकर कि ये परिवार के मुखिया ताइयुआन शहर में पहली लाइन के बड़े आदमी हैं, उनके दिमाग बहुत तेज हैं। मैं आपके बेटे को जानता हूं, चू वेई ने हल्के से कहा। चैप्टर 105, तुम्हारे बेटे ने एक बार मुझे बेचारी कुतिया कहा था। चैप्टर 105, तुम्हारे बेटे ने एक बार मुझे बेचारी कुतिया कहा था। लेकिन झो झो का चेहरा उदास था। क्या हो रहा था? उसके पिता चू वेई का इतना आदर क्यों करते थे? और तो और ताइयुआन शहर के सभी मशहूर चाचा ताऊ चू वेई को क्यों घेरे हुए थे? उसे अचानक लगा कि आज की घटनाओं में कुछ ठीक नहीं है। इस चू वेई में बहुत एनर्जी लग रही थी। यह सोचते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। हम एक दूसरे को जानते हैं, कितना अच्छा रिश्ता है। आज तुम मेरे घर जरूर आना और तुम्हारे चाचा खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। झो होंग हंसा। आपके बेटे ने अभी स्कूल गेट पर मुझे गरीब कहा। मुझे डर है कि मेरे जैसा गरीब इंसान आपके घर पर खाने के लायक नहीं है। चू वेई ने शांति से कहा। झो होंग हैरान रह गया, क्या हुआ? उनके बेटे ने असल में चू वेई को बेचारा आवारा कहा था। क्या इससे चू वेई को बुरा नहीं लगा? अगर चू वेई यूनियन प्रेसिडेंट को अपना चेला मानकर उनकी पूजा करते तो क्या वह लापरवाही से कुछ भी करने पर खुद को जमीन पर नहीं गिरा सकते थे? झो होंग उस समय गुस्से में था। झो, तुम एक बिगड़ैल आदमी हो जो दिन भर बस इधर उधर घूमना जानता है। तुम यहाँ आकर माफी क्यों नहीं मांगते? अगर तुमने ठीक से माफी नहीं मांगी तो मैं घर जाकर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। झो झो ने झो होंगफा को बहुत गुस्सा होते देखा था और उसने चू वेई से सम्मानपूर्वक कहा, चू युवा मास्टर चू, मैं गलत था, मैं अंधा था, बस सोचो कि मैंने पहले जो कहा वह पाप था। हाँ, चू वेई हल्के से मुस्कुराया और माफी तो नहीं कही, लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी।
आखिर इन लोगों का उससे पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था और उसने उनकी बेइज्जती भी की थी। झो परिवार की शर्मिंदगी देखकर बाई फेंग ने खुशी से कहा, बेटा जल्दी से यहाँ आओ और मिस्टर चू वेई को नमस्ते कहो। बाई जून अजीब सा चेहरा लिए पास आया। मैं आपके बेटे को भी जानता हूँ और उसने मुझे पहले भी बुरा कहा है। क्या? बाई फेंग हैरान और गुस्से में था। बदमाश, मैंने तुमसे कहा था कि बाहर परेशानी मत करना और मिस्टर चू को भी मत उकसाना। वापस जाओ और मेरे लिए कीबोर्ड पर घुटनों के बल बैठो। बाई जून का चेहरा उदास था। आज बाहर जाने का यह सही समय नहीं था। चू वेई ने बेपरवाही से बाई जून को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उन दो दूसरे युवा मास्टर्स को देखा जो अभी अभी बाई जून झो के साथ चले थे। इन दो युवा मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने न सिर्फ मुझे डांटा बल्कि मुझे कचरा और गरीब भी कहा। मुझे डर है कि मेरे जैसे बेकार इंसान के लिए आपका मेहमान बनना मुश्किल होगा। जैसे ही चू वेई ने बोलना खत्म किया, तुरंत ही सीन में दो मास्टर्स के गुस्से भरे कोसने की आवाजें सुनाई दी जो अपने बेटों को लेक्चर दे रहे थे। तुम निकम्मे हो। आप जानते हैं कि परेशानी कैसे खड़ी करनी है, और अगर आप करते भी हैं तो आपको यह नहीं पता कि कैसे देखना है। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिससे आप परेशानी खड़ी कर सकते हैं, मिस्टर चू? बहुत बढ़िया। साइड में खड़े टैंग मायर ने चुपचाप चू वेई को थम्स अप दिया। सिर्फ औसत। मिस्टर चू प्लीज आज मेरे घर आइए। आपने अभी अभी मिस्टर वांग जिंग की बात सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बेटे वांग पेंग को सिखा सकते हैं। कई मास्टर्स से मिलने और एक दूसरे से बात करने के बाद ताइवान के इस आदमी ने चू वेई से कहा। वह शहर का मालिक है। हालांकि वह पहले चू वेई से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी अकड़ है और वह कई बड़े परिवारों के साथ वहां भीड़ लगाने में बहुत शर्मिंदा है, जैसे वे सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद रहे हों। उसी समय लुओ शेन ने हाथ हिलाया। मिस एटिकेट। एटिकेट लेडी के आने के बाद लुओ शेन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सीधे $5 मिलियन स्कैन करके दूसरी पार्टी को दे दिए। मिस्टर चू ने जो ब्लैक स्टील लिया था उसके पैसे मैंने दिए थे। चू वेई थोड़ा चौंक गया। दूसरे परिवार उसकी तारीफ करते थे, लेकिन शहर का मालिक अलग था। उसने सीधे पैसे दे दिए। कुछ समय के लिए चू वेई को लुओ शेन के बारे में बहुत अच्छा इंप्रेशन मिला। इसके अलावा मिस्टर वांग जिंग ने जाने से पहले कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे वांग पेंग को देखेंगे। चू वेई को भी मिस्टर वांग जिंग का बहुत अच्छा इंप्रेशन था। उसने वह काला स्टील छीन लिया जो बूढ़े आदमी को भी चाहिए था, लेकिन दूसरी पार्टी ने न केवल उसे शर्मिंदा नहीं किया बल्कि यूनियन प्रेसिडेंट से उसकी सिफारिश भी की, क्योंकि वह उसे महत्व देता था। भले ही चू वेई को इस रिकमेंडेशन की परवाह न हो, लेकिन चू वेई जानता है कि ताइवान शहर में चाहे किसी भी व्यक्ति या परिवार को यह रिकमेंडेशन दी जाए, वे शायद घुटने टेक कर आपको धन्यवाद देंगे। चू वेई हमेशा उन लोगों के प्रति दयालु रहे हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो उनके खिलाफ जाते हैं उनके लिए जीवन कठिन बना देते हैं। चू वेई ने तुरंत कहा, धन्यवाद सिटी लॉर्ड, लेकिन आपके घर जाने से पहले मुझे एक और काम करना है। ओह, क्या बात है? मिस्टर चू, मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो मैं लुओ शेन ताइवान शहर में नहीं कर सकता। चू वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यह खुद करना चाहता हूं। फिर चू वेई ने लिन वेई की ओर देखा जो नीलामी घर के प्रवेश द्वार से अधिक दूर नहीं था। लिन वेई चौंक गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि पिछले मास्टर्स बारी बारी से चू वेई की चापलूसी कर रहे थे, और उसका दिल बैठ गया। चू वेई ने लिन वेई को देखा और शांति से कहा, लिन वेई, चू वेई ने कहा था कि अगर तुमने मुझे दोबारा मिलने दिया, अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, चू वेई, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? चैप्टर 106 थर्ड लेवल वेपन रिफाइनर। चैप्टर 106 थर्ड लेवल वेपन रिफाइनर। चू वेई एक एक कदम करके लिन वेई की ओर बढ़ा। लिन वेई का चेहरा उदास और पक्का नहीं था। जब उसने देखा कि वहां सब लोग उसे देख रहे हैं तो लिन वेई ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, चू वेई, ज्यादा घमंड मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, यह मत सोचो कि तुम एक फॉर्मेशन कार्वर हो, कमाल का होता है। मेरे पापा कल वेपन रिफाइनर गिल्ड के लिए थर्ड लेवल वेपन रिफाइनर का एग्जाम देने निकले थे। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पिता के वापस आने पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऑक्शन हाउस में हर कोई हैरान था। लिन कियान युआन असल में थर्ड लेवल वेपन रिफाइनर का टेस्ट देने गया था। तीसरे लेवल के हथियार रिफाइनर की एनर्जी दूसरे लेवल के हथियार रिफाइनर से कहीं ज्यादा होती है। अगर लिन कियान युआन टेस्ट पास कर लेता है तो मुझे डर है कि अवेकन रियल में बहुत से लोग हथियार रिफाइन करने के लिए लिन कियान युआन के पास आएंगे, और लिन कियान युआन नेचुरली इन लोगों को जो हथियार रिफाइन करने के लिए उसके पास आते हैं अपने लिए काम करने देगा। तब लिन परिवार शायद ताइवान शहर की सेनाओं में सबसे ताकतवर होगा। बेशक तीसरे लेवल के वेपन रिफाइनर का असेसमेंट वेपन रिफाइनर यूनियन के हेडक्वार्टर में जाना है, इसलिए लिन कियान युआन अभी शहर में नहीं है।
जब लिन वेई ने देखा कि मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान हैं, तो वह गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका और कहा, चू वेई, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे रहम की भीख मांगोगे तो मैं अपने पिता से तुम्हें जाने देने के लिए कहूंगा। हाँ, चू वेई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भले ही तुम्हारे पिता लिन कियान्युआन अभी मेरे सामने हो, मुझे डर नहीं है। यह कहने के बाद चू वेई ने अपने कदम बढ़ाए और लिन वेई को सीधे मुक्का मारा। लिन कियान्युआन के साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, यह लिन वेई बार बार उसके पास आता था। अगर वह उसे खत्म नहीं करता तो उसे सच में लगता था कि चू वेई ने जो कहा वह सिर्फ मजे के लिए था। अंकल गोंग, मुझे बचाओ। लिन वेई का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाया। लिन वेई के बगल में खड़ा 40 या 50 साल का आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसके हाथ के एक इशारे से स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक शील्ड लिन वेई के सामने आ गई। ढाल ने चू वेई की मुट्ठी रोक दी। चू वेई पीछे कूदा और कुछ दूरी से उस आदमी को देखा। चू वेई की गहरी समझ के कारण चू वेई को लग रहा था कि अंकल गोंग नाम का यह आदमी उन सभी इंसानों में सबसे ताकतवर था जिनसे चू वेई ने अब तक लड़ाई की थी। कम से कम सुपर पावर के मामले में तो मास्टर था ही। युवक, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसे छू नहीं सकते। मेरी सलाह सुनो और लिन वेई के सामने अपनी गलती मान लो। यह मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा और भविष्य में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। अंकल गोंग ने शांति से कहा, जैसे अगर वह अपने सामने चू वेई से निपटना चाहता था तो बस उसे अपना हाथ उठाना था। नहीं अंकल गोंग, मुझे उसे घुटनों के बल झुकने और अपनी गलती मानने के लिए मजबूर करना होगा। लिन वेई के चेहरे पर गुस्सा था। उसके मन में चू वेई ने पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्क्वायर में उसकी बेइज्जती करवाई और आज उसने उसकी औरत को लूटा और फिर उसके 2 दांत तोड़ दिए। वह चू वेई को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? उसे चू वेई को बुरी मौत देनी होगी। अंकल गोंग ने माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचा कि लिन वेई अनजान है। यह सच था कि लिन कियान्युआन एक 3rd लेवल वेपन रिफाइनर बन गया था, लेकिन क्या उसने यह नहीं देखा कि शहर का मालिक लो शेन चू वेई की तरफ था? तुम्हारे पिता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, है ना? चू वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर इस बार लिन वेई घुटने टेक कर मुझसे भीख भी मांगे तो भी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अंकल गोंग की आंखें ठंडी हो गईं। क्या यह नौजवान सच में सोचता था कि वह नानचेन फॉर्मेशन मास्टर्स यूनियन के प्रेसिडेंट का शिष्य बन गया है? क्या उसे नहीं पता कि वह अभी तक प्रेसिडेंट का चेला नहीं बना है? अगर उसे अभी मार भी दिया जाए तो क्या यूनियन प्रेसिडेंट उससे एक अजनबी से बदला लेगा? कितना घमंडी, अंकल गोंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर लुओ शेन चू वेई के बगल में नहीं होता तो उसने बहुत पहले ही चू वेई के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। वह आज लिन वेई के साथ यहाँ आया था क्योंकि उसे पता था कि चू वेई यहाँ है, इसलिए वह देखने आया था। वह मारने से पहले अपने विरोधियों को देखता था। चैप्टर 107 रेड लाइटनिंग पावर बनाम वाइंड पावर। चैप्टर 107 रेड लाइटनिंग पावर बनाम वाइंड पावर। हम्फ, चू वेई ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर तुमने मुझे फिर से रोकना बंद कर दिया तो मैं, चू वेई, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम बहुत पागल लड़के हो, बस मुझे तुमसे मिलने दो। जैसे ही अंकल गोंग आगे बढ़े, चू वेई के बगल में बैठा लो शेन एक्शन लेने वाला था। वह लो शेन अपने बेटे को सिखाने के लिए चू वेई पर निर्भर था, इसलिए जाहिर है कि वह चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। चू वेई ने लो शेन को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद सिटी मास्टर लो, मैं, चू वेई, अभी भी इस तरह के व्यक्ति से निपट सकता हूँ। लो शेन थोड़ा परेशान था। हालांकि चू वेई एक 1st लेवल फॉर्मेशन मास्टर था और उसके अपने तरीके थे, लेकिन फॉर्मेशन मास्टर के तरीकों के लिए अपनी कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसके अपने स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल की भी जरूरत थी। अगर चू वेई का स्पिरिचुअल एनर्जी दायरा सुपर पावर के दायरे तक नहीं पहुंचा तो उसके लिए अंकल गोंग को हराना नामुमकिन है। आखिरकार अंकल गोंग को ताइयुआन शहर में एक काफी मशहूर फर्स्ट लाइन बॉस माना जाता है। लेकिन लो शेन फिर भी पीछे हट गया, यह सोचकर कि अगर चू वेई बाद में उसे हरा नहीं पाया तो वह दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा। चलो बच्चे, मैं भी फॉर्मेशन कार्वर के तरीके देखना चाहता हूं। अंकल गोंग ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी बनाने में तेजी दिखानी होगी, नहीं तो तुम्हें डेथ शब्द लिखना भी नहीं आएगा। हालांकि फॉर्मेशन कार्विंग मास्टर की कॉम्बैट पावर में उसी लेवल से एक लेवल ऊपर होने की रेप्यूटेशन है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। फॉर्मेशन बनाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते समय कुछ प्रील्यूड टाइम की जरूरत होती है। चू वेई ने रूखेपन से कहा, किसने कहा कि मैं एक फॉर्मेशन कार्वर की स्किल्स का इस्तेमाल करूंगा? मेरी मुट्ठियां तुम्हें हराने के लिए काफी हैं। चू वेई ने कदम बढ़ाए और सीधे अंकल गोंग को मुक्का मारा। इस बार चू वेई के मुक्के में कोई कमी नहीं थी और मौजूदा दुनिया की सबसे ताकतवर फिजिकल पावर उड़ गई। अंकल गोंग की आंखें थोड़ी हिलीं, उनका शरीर हिला और वे सीधे गायब हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 आपकी फिजिकल ताकत की लिमिट तक पहुंच सकता है।
लगता है मैंने आपको कम आका है। चू वेई ने अंकल गोंग को देखा जो दूसरी तरफ से दिखाई दिए। वह अभी बहुत तेज थे, लेकिन यह अंकल गोंग सच में गायब हो गए। क्या यह क्या यह उनकी सुपरनैचुरल काबिलियत है? लेकिन अगर तुम्हारी फिजिकल ताकत अभी की लिमिट तक भी पहुंच जाए तो भी यह बेकार हो जाएगी। मेरे पास वाइंड पावर है और मेरी स्पीड हवा जितनी तेज है। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? विंड ब्लेड। हवा से बनी दो तलवारें अंकल गोंग के हाथ से खंजर की तरह निकली, जो सीधे चू वेई की छाती पर निशाना साध रही थीं। इसकी स्पीड बहुत तेज थी और यह पलक झपकते ही चू वेई की छाती तक पहुंच गई। हम्फ, चू वेई ने ठंडी आवाज में कहा। लाल बिजली। चू वेई ने अपने दाहिने हाथ से लाल बिजली को लहराया और दोनों हवा के ब्लेड सीधे करंट से झुलस गए और गायब हो गए। अंकल गोंग ने मुंह बनाया, चू वेई के हाथ में लाल बिजली को देखा और कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। पता चला कि तुम सुपर पावर के साथ पैदा हुए हो। हालांकि अभी शक्तियों का बस एक छोटा सा टकराव हुआ था। अंकल गोंग महसूस कर सकते थे कि चू वेई की लाल बिजली की शक्ति उनकी अपनी हवा की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी। अरे, क्या तुमने इसे देखा है? यह चू वेई असल में कुदरती ताकतों वाला इंसान है। हाँ, मैंने देखा। हे भगवान, यह चू वेई कैसा शैतान है। वह हथियार बनाने की स्किल्स के दूसरे लेवल के पीक पर पहुंच गया है, फॉर्मेशन बनाने की स्किल्स के पहले लेवल के पीक पर पहुंच गया है, और अब वह एक नेचुरल सुपर पावर है। यह कमाल है। हाँ, सही है। अगर चू वेई को कुछ और साल दिए गए तो मुझे डर है कि ताइयुआन शहर में कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। अपने आसपास की भीड़ की आवाजें सुनकर अंकल गोंग की आंखों में खून का इरादा आ गया। उन्हें मानना पड़ा कि यह चू वेई बहुत शानदार है। ऐसे शानदार नौजवान का बड़ा होना बहुत बुरा होगा। खैर, अब जब नफरत शांत हो गई है तो भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे अभी मार देना ही बेहतर है। अंकल गोंग की आंखें गुस्से से लाल थीं और उन्होंने अपने हाथ हिलाए और देखा कि हवा के ब्लेड एक के बाद एक उनके सामने आ रहे हैं, जैसे अनगिनत उड़ते हुए चाकू हों। चैप्टर 108 लाल बिजली से मना किए गए हाथ को सोखना। चैप्टर 108 लाल बिजली से मना किए गए हाथ को सोखना। तुम्हें नहीं मार सकता। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। पवन तोप। इस बार अंकल गोंग ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक तोप का गोला बनाया जो सीधे चू वेई के सिर पर लगा। चू वेई ने फिर से ठंडी सांस ली और लाल बिजली से सीधे विंड कैनन पर वार किया। लाल बिजली की ताकत दुश्मन की विंड कैनन की ताकत से कहीं ज्यादा थी। पफ पफ, विंड कैनन लाल बिजली से टूट गया। इसी समय अंकल गोंग का शरीर अचानक चू वेई के बाईं ओर आधे मीटर से भी कम दूरी पर चमका और उन्होंने एक विंड ब्लेड पकड़कर सीधे चू वेई के गले पर वार किया। यार, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। उसने सिर्फ चू वेई की लाल बिजली की शक्ति को रोकने के लिए हमला करने के लिए विंड कैनन का इस्तेमाल किया और फिर खुद को उस पर पास से हमला करने का मौका दिया। अंकल गोंग की आंखें खून की प्यासी रोशनी से भर गईं और उन्हें ऐसा लगा कि चू वेई की गर्दन उनकी हवा वाली तलवार से कट गई थी और उसमें से गर्म खून निकल रहा था। तुम कितने भोले हो। चू वेई की ठंडी आवाज के साथ ही चू वेई का बायां हाथ, जो इस समय भंवर में फंसा हुआ था, सीधे उसके बगल में खड़े अंकल गोंग की ओर खींचा। मना किया हुआ हाथ चूसो। अंकल गोंग का पहले बहुत तेज शरीर असल में इस समय कैद हो गया था, हिल नहीं पा रहा था। इस समय बाहर वालों को ऐसा लग रहा था जैसे चू वेई ने अंकल गोंग को एक हाथ से हवा में पकड़ा हुआ है। उसी समय उसके आसपास के लोगों ने भी एक तेज सक्शन फोर्स को महसूस किया जो उन्हें चू वेई की तरफ खींच रहा था और सक्शन फोर्स से उनके कपड़े ऊपर उठ गए। कुछ लोगों के पहने हुए गहने और हार सीधे खींचकर चू वेई के सामने रख दिए गए। लाल बिजली। चू वेई ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाल बिजली सीधे कैद अंकल गोंग के बाएं हाथ पर गिरी। आह! एक चीख सुनाई दी और फिर चू वेई ने अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और अंकल गोंग का शरीर, जो बिजली के झटके से कोक में बदल गया था, चू वेई द्वारा सीधे लिन वेई के सामने फेंक दिया गया। इस अंकल गोंग ने उससे लड़ते हुए खुद को मार डाला। चू वेई उसे जाने नहीं दे सका। लिन वेई की आंखों में यकीन नहीं हुआ और वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। तुमने 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 सच में अंकल गोंग को मार डाला। अंकल गोंग असल में मर चुके हैं। अंकल गोंग को आप कैसे मार सकते हैं? लिन वेई ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसे मारने से ज्यादा, मैंने कहा, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चू वेई ने अपने कदम बढ़ाए, लिन वेई के पास आया और फिर लिन वेई के पेट पर हथेली से मारा। स्पिरिचुअल एनर्जी के एक धमाके ने सीधे लिन वेई के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला दिया। उसी समय लिन वेई के पूरे शरीर के मेरिडियन भी टूट गए। जब स्पिरिचुअल साधना और हथियार को बेहतर बनाने की बात आती है तो मुझे डर है कि मुझे चलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आह! लिन वेई बुरी तरह चिल्लाया और दर्द से बेहोश हो गया। ताइयुआन शहर का एक समय का मशहूर हथियार बनाने वाला जीनियस एक बेकार इंसान बन गया।
तब से जब लोग दोबारा उसका जिक्र करते तो वे सिर्फ यही कहते कि वह एक बेकार इंसान है या वह राक्षस चू वेई की वजह से बेकार है। कुछ समय के लिए तो पूरे ऑक्शन हाउस ने अपना माहौल दिखाने की भी हिम्मत नहीं की। चू वेई की लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लेवल 9 पर होने के बावजूद वह अंकल गोंग को मार सकता था, जो एक टॉप टियर सुपर पावर था। जो परिवार के मुखिया बाई परिवार एक दूसरे को देखने लगे। उनकी लड़ने की ताकत अंकल गोंग के बराबर थी। क्योंकि चू वेई अंकल गोंग को मार सकता था, इसका मतलब था कि चू वेई उन्हें भी मार सकता था। इस समय उन्हें चू वेई पर दबाव महसूस हुआ, जो एक मजबूत व्यक्ति का सामना करते समय एक तरह का दबाव था। चू वेई के भविष्य की क्षमता के कारण वे पहले भी चू वेई का सम्मान करते थे। हालांकि अब दबाव इसलिए है क्योंकि चू वेई उनसे आगे निकल गया है। मेरे प्यारे चू, क्या मिस्टर चू इतने ताकतवर हैं? झो झो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अंकल गोंग के शरीर को देखा और अनजाने में बोला। आसपास के परिवारों के मुखिया, जिनमें कई युवा मास्टर भी शामिल थे, ने तुरंत झो झो की ओर देखा और कहा, चुप रहो। उन्होंने पहले भी चू वेई को नाराज किया था, इसलिए अभी बात न करना ही बेहतर था। कौन जानता है कि चू वेई का मूड खराब हो जाए और वह उन्हें भी जला दे। झो झो मासूम लग रहा था, लेकिन उसने चू वेई की पीठ की ओर देखा और आह भरी, यह दिखावा किए बिना भी एक बहुत ही शानदार जिंदगी है। नीलामी बहुत पहले खत्म हो चुकी है और चू वेई अब लिन वेई से मिलने नहीं जाता। अगर लिन परिवार दोबारा उसके पास नहीं आता तो वह इस बारे में दोबारा बात नहीं करेगा। लेकिन अगर लिन परिवार उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है तो चू वेई को लिन परिवार को एक और मौका देने में कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइज! फिर चू वेई सबके सामने तांग मायर और लुओ शेन के साथ चला गया। जाने से पहले तियानशुई मर्सिनरी ग्रुप ने 5 मीटर काला स्टील भेजा और चू वेई को कुछ और सामान भी दिया। आखिर इस बार चू वेई ने काला स्टील 5 मिलियन में खरीदा था और कीमत बहुत ज्यादा थी। यह नुकसान था, इसलिए तियानशुई मर्सिनरी ग्रुप ने कुछ मुआवजा दिया। सामान लेने के बाद चू वेई लुओ शेन के बुलावे पर सीधे शहर के मालिक की हवेली की ओर चल पड़ा। सिटी लॉर्ड्स हवेली। जैसे ही वह हवेली के गेट से अंदर घुसा, 20 साल का एक आदमी आया। उसकी कमर पर स्पिरिट पिस्तौल थी और उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। वह लुओ शेन का बेटा लुओ पेंग था। डैड, आप वापस आ गए। मिस्टर वांग को पहले जाना होगा। लुओ पेंग थोड़ा हैरान था, क्या मिस्टर वांग मुझे अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए मान गए? चैप्टर 109। क्या आपको लगता है कि मैं अब यह कर सकता हूँ? चैप्टर 109। क्या आपको लगता है कि मैं अब यह कर सकता हूँ? अभी तक नहीं। अरे! लुओ पेंग का चेहरा निराशा से भरा था। उसने बहुत पहले सुना था कि मिस्टर वांग अप्रेंटिस को भर्ती करने में बहुत सख्त थे और उनमें से कई रिजेक्ट हो गए थे। हालांकि मैंने रिजेक्ट होने की संभावना के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब असल में ऐसा हुआ तब भी मैं निराश हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन मिस्टर वांग ने मना नहीं किया। लुओ पेंग के चेहरे पर तुरंत उम्मीद आ गई, तो फिर मेरे पास अभी भी मौका है। लुओ पेंग ने पूरे मन से सोचा कि अगर वह मिस्टर वांग की बात मानकर फॉर्मेशन मास्टर बन जाए तो वह इस छोटे से ताइवान शहर से बाहर निकलकर बाहर की बड़ी दुनिया देख पाएगा। मैंने सुना है कि बाहरी दुनिया में बहुत ताकतवर लोगों की छोड़ी हुई बहुत सी विरासत और खजाने हैं। इन खजानों को पाने के बाद कई लोग सर्वोच्च शक्ति बन गए और जीवन के शिखर पर पहुंच गए। मौका है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं। वैसे आप पहले मिस्टर चू से मिल लीजिए। लुओ शेन ने आदरपूर्वक चू वेई की ओर इशारा किया। लुओ पेंग ने चू वेई को पहले भी देखा था और उसे लगा था कि वह किसी खास स्कूल का स्टूडेंट है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसकी इतनी इज्जत करेंगे। नमस्ते मिस्टर चू, हमारे लुओ परिवार में आपका स्वागत है। चू वेई ने लुओ पेंग की तरफ देखा। यह लुओ पेंग बुरा नहीं था। हालांकि वह शहर के मालिक का बेटा था, लेकिन वह उन युवा मालिकों जैसा नहीं था जो बहुत अच्छे दिखते थे और हमेशा सोचते थे कि वह उड़ सकता है। मिस्टर वांग ने कहा कि इस दौरान मिस्टर चू तुम्हें फॉर्मेशन मास्टर बनना सिखाएंगे। अगर मिस्टर चू को लगता है कि तुम यह कर सकते हो तो मिस्टर वांग तुम्हें अपना ट्रेनी मान लेंगे। क्या लुओ पेंग को उम्मीद नहीं थी कि 16 या 17 साल का कोई स्टूडेंट उसे असल में एक फॉर्मेशन कार्वर का हुनर सिखाएगा? वह इतना छोटा है, क्या वह फॉर्मेशन मास्टर भी है? क्या वह ठीक है? डैड, क्या वह ऐसा कर सकता है? लुओ पेंग ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि वह चू वेई को नीची नजर से देखता था, बस उसके सामने वाला आदमी उससे छोटा था और वह कुछ नाखुश था। लुओ शेन का चेहरा बदल गया। कितनी हिम्मत है? तुम मिस्टर चू से क्यों बात कर रहे हो? चू वेई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होने लगी थी। स्पिरिचुअल एनर्जी एक बनावट में बदल गई और फिर एक लंबी तलवार में बदल गई। चू वेई ने अपनी तलवार से जमीन पर एक लाइन खींची और चू वेई के सामने तुरंत कई मीटर लंबा गैप आ गया। क्या आपको लगता है कि मैं अब यह कर सकता हूं? चू वेई ने हल्के से कहा।
लुओ पेंग का एक्सप्रेशन बदल गया था। वह अपने सामने कई मीटर लंबी खाई को खाली आंखों से देख रहा था। आपको पता होना चाहिए कि उसके घर की जमीन एलॉय स्टील की बनी थी और आम तोप के गोले फट नहीं सकते थे। अचानक चू वेई ने हल्के से खरोंचा, वहां एक गैप है। और उसे अभी चू वेई का तरीका पता चला। यह एक बनावट बनाने वाले का तरीका था जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बनावट बनाता था और फिर उसे तलवार में बदल देता था। लुओ पेंग अब असंतुष्ट महसूस नहीं कर रहा था और तुरंत बोला, मास्टर कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चू वेई ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और कहा, मेरी पूजा मत करो। मैं बस मिस्टर वांग को तुम्हें सिखाने में मदद कर रहा हूं। मिस्टर वांग तुम्हें अपना ट्रेनी मान लेंगे। हालांकि दूसरा पक्ष शहर के मालिक का बेटा है, लेकिन एक 20 साल का नौजवान घुटनों के बल बैठकर उसे अपना मालिक मानकर पूछता है, यह उसके लिए बहुत ज्यादा है। आखिर वह तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैं तुम्हें भाई चू कहूंगा। चू वेई के पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उसे छोटा भाई नहीं कहलाने दे सकता था। डिंग। होस्ट एक मेंटर बन जाता है और उसे 1 मिलियन की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम मिलेगा। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 3 मिलियन 4 मिलियन है। मैं किसी को इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स इनाम में देना सिखाने जा रहा हूं। चू वेई ने कुछ देर सोचा कि क्या उसे स्कूल लौटने के बाद कुछ और लोगों को सिखाना चाहिए, शायद वह जल्द ही सुपर पावर की दुनिया में जा सके। लेकिन फिर चू वेई ने अपना सिर हिलाया। इस सिस्टम के पैसिव रिवॉर्ड्स पूरी तरह से सिस्टम के मूड पर निर्भर करते हैं। बेहतर है कि ये चीजें जानबूझकर न करें। बस इसे होने दें। मिस्टर चू प्लीज अंदर आइए। आज हम यहीं डिनर करेंगे। हमने आपके लिए खास तौर पर ताइवान शहर के सबसे मशहूर शेफ को बुलाया है। और वह शराब जिसे मैंने कई सालों से सहेज कर रखा है। अध्याय 110 बड़पन की भावना। अध्याय 110 बड़पन की भावना। वांग पेंग ने यह भी कहा, भाई चू, केक भी हैं, जो भी तुम खाना चाहो, हमारे पास सब कुछ है। अगर तुम पानी में तैरती हुई कोई चीज खाना चाहते हो तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अगर तुम आसमान और पानी में उड़ती हुई कोई चीज खाना चाहते हो तो मैं जाकर उसे मार डालूंगा। चू वेई हैरान रह गया। अब उसे अनुभव हो गया था कि महान होने का क्या मतलब है। नेक होने का एहसास यह है कि आप बस एक रिक्वेस्ट करते हैं और फिर कोई अपने आप आपके लिए वह कर देगा। जब वे सिटी लॉर्ड की हवेली से बाहर आए तो शाम हो चुकी थी। वांग पेंग ने जाने से पहले चू वेई को सीधे स्कूल के गेट पर भेज दिया। जब उन्होंने सिटी लॉर्ड के महल में डिनर किया तो चू वेई ने वांग पेंग को एनग्रेविंग एरे की कुछ बेसिक जानकारी पहले ही दे दी थी और वांग पेंग ने बार बार सिर हिलाया। शुरू में उसने सोचा कि चू वेई सिर्फ एक मीडियम लेवल फर्स्ट लेवल रिफाइनर है, लेकिन सुनने के बाद उसे पता चला कि चू वेई असल में एक फर्स्ट लेवल पीक रिफाइनर था और उसने चू वेई की और भी ज्यादा इज्जत की। और जब वे खा रहे थे तो लो शेन ने उसे यह भी बताया कि कैसे चू वेई ने अंकल गोंग को बिजली का झटका दिया था। यह सुनकर लुओ पेंग हैरान रह गया। यह तो बड़ा आदमी है। तब से जब भी वह चू वेई को देखता तो उसे तारीफ से देखता। स्कूल लौटने के बाद चू वेई हॉस्टल में वापस नहीं गया, बल्कि स्कूल के साइलेंट रूम में चला गया। आज दोपहर मैं वांग पेंग को पढ़ाने में बिजी था और मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं है। जब चू वेई ने देखा कि वांग जिन ऑक्शन हाउस में स्पीड बढ़ाने के लिए ऑरा एरे का इस्तेमाल कर रहा है तो चू वेई सोच रहा था कि वापस आते समय अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए ऑरा एरे का इस्तेमाल कैसे करे। चू वेई ने हिसाब लगाया कि वह अब ऑरा के 9वें लेवल पर है। अगर वह एरे कार्विंग मास्टर के एरे बैटल मेथड का इस्तेमाल करता है तो वह शायद सुपर पावर के दायरे से लड़ सकता है। बेशक यह बात सही है कि चू वेई हाफ ड्रैगन, पावर आर्म आर्मर और फिजिकल लिमिट जैसे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, व्यू रचना करने वाले मास्टर की लड़ने की ताकत सच में उसी लेवल के आम आध्यात्मिक साधकों से ज्यादा होती है। हालांकि चू वेई को अब एक समस्या है। समस्या यह है कि अगर वह हाफ ड्रैगन या पावर आर्म आर्मर का इस्तेमाल करता है तो वह एरे को काट नहीं सकता और अटैक करने के लिए एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप अटैक करने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं तो आप पावर ऑफ द हाफ ड्रैगन या पावर आर्म आर्मर नहीं खेल सकते। यह ऐसा है जैसे आपके पास 2 हथियार हैं, लेकिन लड़ाई के समय आप केवल एक ही ले सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से देखें तो नक्काशी करने वाले का पेशा उसकी लड़ने की ताकत में ज्यादा इजाफा नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि चू वेई का पावर आर्म आर्मर न सिर्फ उसी लेवल से एक लेवल ज्यादा है, बल्कि कई छोटे छोटे इलाकों में भी लड़ सकता है। अगर हाफ ड्रैगन स्टेट एक्टिवेट हो जाता है तो कॉम्बैट पावर दोगुनी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, चू वेई के हाफ ड्रैगन, पावर आर्म आर्मर और सुपर पावर एक्टिवेट करने के बाद चू वेई को लगता है कि वह सुपर पावर के दायरे में ज्यादातर लोगों से लड़ सकता है, जिसमें सुपर पावर लेवल 1 से लेवल 7 तक के लोग भी शामिल हैं।
लेकिन सिर्फ एनग्रेवर के एनग्रेविंग अटैक से चू वेई ज्यादा से ज्यादा सुपर पावर लेवल 1 वाले लोगों से ही लड़ सकता है, इसलिए एनग्रेवर का यह सामान चू वेई के लिए लगभग बेकार है। अगर मैं चाहता हूं कि फॉर्मेशन मास्टर का फॉर्मेशन मेरी कॉम्बैट पावर को बेहतर बनाए, तो मुझे फॉर्मेशन को अपने दूसरे तरीकों को बेहतर बनाना होगा। उदाहरण के लिए स्ट्रेंथ आर्म आर्मर का पहला लेवल 2x स्ट्रेंथ बोनस है, दूसरा लेवल इसे ओरिजिनल बेसिस पर 2 से मल्टीप्लाई करना है और हाफ ड्रैगन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बीच में सुधार गुना है 2x प्लस 2x जितना आसान नहीं, बल्कि 2x को 2x से गुणा करना, फिर 2x से गुणा करना, फिर 2x से गुणा करना, यानी दर्जनों बार। इसी तरह का सुधार चू वेई की लड़ने की ताकत को खास तौर पर डरावना बनाता है। लेकिन फॉर्मेशन मास्टर का फॉर्मेशन और उसकी अपनी ताकत आर्म आर्मर को जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है, जो असल में बेकार है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेशन का अटैक आपकी कॉम्बैट पावर को बेहतर बनाए, तो आपको इसे मल्टीपल बोनस बनाने का तरीका ढूंढना होगा, यानी फॉर्मेशन को आर्म आर्मर में इंटीग्रेट करना होगा। चू वेई की आंखें अचानक चमक उठीं। बस अगर इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है तो यह 2 हथियारों के फ्यूजन के बराबर है और पावर तो और भी ज्यादा होगी। चू वेई ने जैसा सोचा था वैसा ही किया और पूरी रात एक्सपेरिमेंट में बिताई। अगली सुबह तक अभी भी स्कूल के पीछे पहाड़ में अंधेरी गुफा के पास चू वेई ने अपना शरीर हिलाया और उसके शरीर पर लाल ड्रैगन स्केल्स की एक परत दिखाई दी और आधा ड्रैगन स्टेट एक्टिवेट हो गया।